इसका कंबाइंड पीडीएफ भी है, हिस्ट्री वाला है ना, और एक मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किया होगी। चलिए, भारत देश गुलाम कैसे हुआ, इसकी कहानी हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में पढ़ चुके हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ के कैसे भारत देश को आज़ादी मिली। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। पूरे हिस्ट्री में अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये यहां से फ्रीडम स्ट्रगल। यहां से जितने भी इवेंट्स रहते हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये वाला टॉपिक आप ध्यान देंगे, अगले 10 लेक्चर जो भी होंगे, 10-11 लेक्चर, सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते। ठीक, अब बात करते हैं कि ये स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत क्यों हुई, क्यों और कैसे। क्योंकि भाई भारत देश तो गुलाम बहुत समय से था, लगभग 200 सालों से तो अंग्रेजों का ही गुलाम रहा। अंग्रेज अगर देखा जाए 1757 से कब्जा करना चालू कर दिए। 1757 में बहुत ही फेमस युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। यहां से अंग्रेजी शासन ने अपनी नींव रखी, उस नींव को और मजबूत किया 1764 में बक्सर के युद्ध से। इसमें तो मुगल बादशाह भी हार गए 1764 में। तो गुलाम तो इस समय से था, लेकिन ये गुलामी के खिलाफ आवाज आगे चल के क्यों उठी, इस समय क्यों उठी, कुछ तो कारण रहा होगा। बशीर बद्र की एक शायरी है, कुछ तो वजह रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, गुफ्तगू तो उनसे रोज होती है, मगर मुद्दतों सामना नहीं होता। ठीक है, तो क्या कारण थी इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो पहला कारण था सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, देखो 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत सारे धर्म सुधारक और समाज सुधारक आए, और उन्होंने क्या काम किया, तो धर्म और समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त थी, जितनी भी बुराइयां व्याप्त थी, उनमें सुधार लाने का प्रयास किए। बोले सर कैसे, कैसी बुराई, तो सती प्रथा, छुआछूत, ठीक, छुआछूत हो गया, जातिगत भेदभाव, जिसमें छुआछूत भी शामिल है, जातिगत भेदभाव, शिशु हत्या, और उसमें लड़के का नहीं लड़कियों का शिशु हत्या। ऐसी बहुत सारी बुराइयां थी धर्म में, समाज में। तो लोग आपस में इसी में ही लड़ते रहते थे, और जब भी आप छोटे छोटे मुद्दे पर लड़ते रहोगे ना, तो आपको बड़ी परेशानियां नजर नहीं आएंगी। बाजू में अगर कोई लड़की भाग जाए किसी के साथ, तो अगले एक हफ्ते वही चर्चा चलेगा, वो टूरासन भाग गए, देखो लाज जात सकरीस पहली से। अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते वही चर्चा चलेगा डेली। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर आप लड़ते रहोगे, छोटे छोटे बातचीत पर ही ध्यान देते रहोगे, तो बड़े आपको परेशानियां नजर नहीं आएंगी, कभी उधर ध्यान जाएगा ही नहीं। ठीक, तो बस उस समय में भी धर्म में, समाज में ये सब बुराइयां व्याप्त थी, तो लोगों का मुद्दा यहीं तक सिमटा हुआ था, इसी पे चर्चाएं होती थी, यहीं तक समाधान ढूंढने का प्रयास करते थे, इसके ऊपर कभी गए नहीं। लेकिन जब इसमें सुधार आया, तब उनके विचार खुले, सोच का दायरा थोड़ा बढ़ा, तब अंग्रेजों के
मतलब अंग्रेजों की जो नीतियाँ होती थी, जो शोषणकारी नीतियाँ होती थी, अंग्रेज जो शोषण करते थे उन पर लोगों का ध्यान गया। ठीक, जैसे सती प्रथा, एक टाइम था लोग अपनी, या लोग क्या बोले, लड़कियां, महिलाएं अपनी इच्छा से सती होती थी कि भाई पति मर गया, इसी को ही मैंने अपने जीवन साथी माना था, अब ये नहीं रही दुनिया में तो फिर अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है उनकी चिता पे मैं भी कूद जाऊंगी, और कूद गई। तो इसकी स्वेच्छा रहती थी भाई, अपनी इच्छा रहती थी कि इसके बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, नहीं जी पाऊंगा। कोई विदेशी आक्रमणकारी आए, हमला किया, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और दूसरे समाज में ये संदेश देने के लिए कि नहीं भाई हमारे इज्जत पे आप हाथ डालोगे तो हम हाथ नहीं आएंगे, उस वजह से कोई जौहर कर लेता था, सती हो जाते थे। लेकिन बाद में इसी को प्रथा बना के जबरदस्ती ऐसे चुंदियाते हुए ले जाके चिता पे डाल दिए। पहले लगता था कि भाई नहीं जी पाएंगे तो सती हो जाते थे, अब वो बोल रही नहीं मैं जी लूंगी, भाई मेरा दूसरा सेटिंग है दूसरा सेटिंग इंतजार कर रहे हैं, हम ही लोग मिलकर निपटाए हैं इसको। लेकिन नहीं, फिर भी जबरदस्ती पकड़ के उसको किस में डाल दिया, चिता पे। तो ये प्रथा कुप्रथा में तब्दील हो गई। तो लोग, अब कोई किसी का पति मर गया तो उसी पे ही भीड़ है, अगले एक हफ्ते एक महीने उसी पे आंदोलन चल रहा है कि नहीं इसको भैया सती करवाना है कैसे भी। ठीक, तो ये सब बुराइयां जब दूर हुई तब अंग्रेजों के खिलाफ इनका लोगों का ध्यान गया। तो पहला कारण तो यही था, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ठीक, इससे लोगों में चेतना पैदा हुई, है ना। भारत की राजनीतिक एकता, आज जो हम भारत देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजों की ही देन है, अंग्रेजों की ही देन है। अंग्रेज ने इतने सालों तक शासन किया तो उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ नुकसान किया, बहुत सारे फायदे भी करके गए। उसमें एक फायदा है कि भारत एक अखंड भारत के रूप में आज हम लोग को दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक, जब अंग्रेज आए, प्लासी का युद्ध हुआ, जब बंगाल का नवाब मार खा रहा था तब मराठे मजा ले रहे थे, तब निजाम मजा ले रहे थे। जब मराठों के ऊपर आक्रमण हुआ तब निजाम मजा ले रहे थे, निजाम के ऊपर आक्रमण हुआ तब मराठी मजा ले रहे थे, इन दोनों के ऊपर आक्रमण हुआ मुगल मजा ले रहे थे। तो सब एक दूसरे का मजा ही ले रहे थे। ठीक है, तो कोई भी भारत जैसी भावना नहीं थी ना। वो राजपूत थे, वो मराठे थे, वो बुंदेलखंडी थे, वो बंगाल के नवाब थे, सब अलग अलग थे। ठीक, कोई भारत जैसी फीलिंग नहीं थी, भारत जैसा कोई राष्ट्र वाला फीलिंग नहीं था। लेकिन अंग्रेज आए, धीरे धीरे सबको हराया और सबको कब्जा किया और सबको एक प्रशासनिक ढांचा में बांध के रख दिया। ठीक, तो अब सबका शत्रु एक हो गया, बंगाल का शत्रु भी अंग्रेज, मराठों का शत्रु भी अंग्रेज, सबका शत्रु अंग्रेज। ठीक है, तो राजनीतिक एकता भी एक बहुत बड़ी वजह थी स्वतंत्र संघर्ष की शुरुआत के लिए, क्योंकि अब शोषण होता था, अब नीतियां लागू होती थी, सबके ऊपर होती थी। अब शोषण करते थे तो सबके ऊपर करते थे। ठीक है, भारत का आर्थिक कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है, आर्थिक कारण। सबसे बड़ा चोट आर्थिक चोट। ठीक है, ज्यादातर झगड़ा किसके लिए होता है, पैसे के लिए होता है ना। तो जब अंग्रेज आए, अंग्रेज कोई शासक के तौर पे नहीं आए थे, व्यापारी के तौर पे आए थे। अभी हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़े होगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तामेसर पढ़ाए होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, पॉलिटी का भी पार्ट है। तो व्यापारी बन के आए थे, और व्यापारी जो समूह होता है उनका एक ही उद्देश्य रहता है, क्या, लाभ कमाना, लाभ कमाना। आगे चल के इन व्यापारियों को लगा, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि नहीं यार, केवल और केवल व्यापारी बनकर रहे तो लाभ नहीं कमा पाएंगे। आधे से ज़्यादा हिस्सा तो कौन ले जाते हैं, वहाँ के शासक ले जाते हैं। हम तो सिर्फ अपना साइड देखते हैं ना कि अंग्रेज कब्जा कर दिए, हरा लिए, लेकिन क्यों हराए, क्यों उनको ज़रूरत पड़ी कि यार यहाँ के राजाओं को हराना है, सत्ता से हटाना है। इसीलिए, क्योंकि मान के चलो व्यापार मैं कर रहा हूँ, लाभ मैं कमा रहा हूँ, और आप उसका आधा हिस्सा बेवजह ले जाओ तो चलेगा क्या, नहीं। मान के चलो ये घर मैं रेंट पे लिया होता, शुरुआत में लिया तो कि चलो ठीक है 10,000 का टेंडर हुआ है, 10,000 रुपये, अपन 10,000 रुपये देंगे किराए के तौर पे। लेकिन धीरे धीरे देखे कि यार मकान मालिक देखे कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा योगेंद्र सर ज़्यादा चमक रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, अब बोले 10,000 नहीं 1,00,000 रुपये। तो मेरे को तो लगेगा नहीं, उससे अच्छा घर ही नहीं खरीद लूँ मैं, 2 साल में उसका उधारी चुक जाएगा और क्या। तो बस वैसे अंग्रेजों को भी लगा कि इतना मैं टैक्स दूँ, उससे अच्छा ये होगा कि हमारा राज रहे यहाँ पे, किसी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, किसी कोई परमिशन मांगने की जरूरत नहीं। नहीं तो पहले जाते थे जहांगीर के दरबार में ऐसा झुक के सलाम कर रहे हैं उसको, ठीक है, परमिशन मांग रहे व्यापार करने के लिए। तो बोले कि नहीं यार, यहाँ ये सबको सत्ता से हटाया जाए। ठीक है, तो व्यापारी थे, लाभ कमाना चाहते थे और फिर लाभ कमाए भी। और सबसे ज़्यादा कैसे लाभ कमाए, भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाए लोग। इसको मैं इकोनॉमिक्स में और डिटेल में समझाता हूँ। कच्चे माल का स्रोत बनाए, रॉ मटेरियल का, और बाजार बनाए किसका,
फिनिश प्रोडक्ट का, फिनिश प्रोडक्ट का, अंतिम वस्तुओं का। जैसे देखो मान के चलो मैं कपड़ा खरीद रहा हूं, कपड़ा खरीदा, ये किसान है कपास उगाने वाले, तो मैं कपड़ा खरीदूंगा तो कुछ हिस्सा तो इसको भी जाएगा, कपास बेचेंगे तभी कपड़ा बनेगा। ये मजदूर हैं जो उस कपास को किस में तब्दील कर रहे हैं, कपड़े में तब्दील कर रहे हैं। ये व्यापारी हैं जो उस कपड़े को बेच रहे हैं, और लास्ट में मैं खरीदा, तो भैया मेरे कपड़े खरीदने से पैसा किनको उनको जाएगा, इन तीनों वर्गों को जाएगा, इन्हीं को लाभ मिलेगा। और ये तीन क्या है, भारतीय हैं, तो लाभ इन्हीं को मिला, सारे के सारे भारतीय, और अंतिम वस्तु मेरे को मिला, मेरे को सर्विस मिल गया, तो सभी फायदा किसको हुआ, भारतीय लोगों को हुआ। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे, साइकिल को तोड़ दिया अंग्रेज। क्या किए, यहां से कच्चा माल उठाते थे, जैसे कपास उठाए, गुजरात महाराष्ट्र में बहुत कपास होता है, कपास उठाते थे यहाँ के किसान और सस्ते में लेके चलाते थे। कपास जाता था कहाँ, अंग्रेज में, वहां के मिल से कपड़ा बन के आता था, यहाँ इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट ड्यूटी अलग मिले। फिर वही कपड़े को यहाँ के लोगों को बुलाता था कि तुम अपना उद्योग बंद करो और इस कपड़े को बेचो। तो जब अब कपड़ा बिकेगा, लोग खरीदेंगे, तो पैसा किसको जाएगा, अंग्रेज व्यापारियों को जाएगा, वहां के लोग कमाएंगे, तो लाभ का आधा हिस्सा तो अंग्रेजों को चलेगा ना। इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिया, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। तो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब में यह सिद्धांत को समझाया कि भारत का पैसा कैसे बाहर जा रहा है। जॉन सुलिवन एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक कथन कही, ये बोले कि अंग्रेजी शासन कुछ इस प्रकार है कि गंगा नदी से सारी अच्छी चीज़ें सोख लेती हैं और टेम्स नदी में जाके छोड़ देती हैं। इसका कहने का तात्पर्य था कि भारत से सब अच्छा मटेरियल जाके किधर रह जाता है, अंग्रेज में रह जाता है। ठीक, तो भारत का आर्थिक कारण, इसकी वजह से बहुत शोषण हुआ। यहाँ के उद्योगों को हतोत्साहित किया गया, डिस्करेज किया गया कि भैया तुम अपना उद्योग बंद करो। जबरदस्ती काम कराया जाता था, या तो 8 घंटे काम करके थक जाते हैं, 8 घंटे पढ़ के थक जाते हो, 12-12 घंटे का काम रहता था, 12, 14, 15 घंटे का। आगे चल के एक नियम आया जिसमें काम के मैक्सिमम आवर को 12 घंटे किया गया। 8 घंटे तो बाद वाला सिस्टम है, 12 घंटे। पहले सप्ते में कोई छुट्टी वाला कंसेप्ट नहीं था, छुट्टी का कंसेप्ट आया, बाद में एक्ट लाया गया। लेबर लॉज वाले जो कोई पुराने स्टूडेंट होंगे तो पढ़े होंगे उसमें, ठीक है, छुट्टी वाला कंसेप्ट लाया। पहले कोई दाल भात खाने के लिए लंच ब्रेक नहीं रहता था, लंच ब्रेक का सुविधा दिए कि बीच में 1 घंटे लंच ब्रेक होगा। तो इतना काम कराते थे, शोषण होता था। आज देखोगे अभी एक बार सरकारी नौकरी लग गया तो 52 हफ्ते होते हैं टोटल, 52 × 2 104, तो छुट्टी हो गए। क्या, सैटरडे संडे, अब 2 छुट्टी मिलता है, एक दिन नहीं, सैटरडे संडे 2 छुट्टी हो गया। कितने सारे आपको नेशनल हॉलीडेज का छुट्टी मिलेगा, 13 CL मिलेगा, 30 EL मिलेगा, 30 मेडिकल लीव मिलेगा, 3 ऐच्छिक का अवकाश मिलेगा। मतलब 365 दिन में 200 दिन छुट्टी होते, अगर आप देखोगे तो 180-200 दिन छुट्टी होते। उसके अलावा मेरे जैसे अगर मेडिकल अनफिट बना के तो 3 साल में 2 साल तो छुट्टी मारो सही है, तो वो छुट्टी फिर छोड़ी दो, नो वर्क नो पेमेंट। ठीक, तो इतने छुट्टी होते तो पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक, तो लाभ कमाना ये बोल के बहुत ज़्यादा शोषण किए। तो भारत का आर्थिक कारण है ना, आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ। ये भी कारण बना अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने में। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। देखो आज के युग में देखोगे कोई भी बेतुका चीज को धर्म से जोड़ देते हैं, कोई भी बेतुका चीज को धर्म से जोड़ देते हैं, फिर लोग उसका विरोध भी नहीं कर पाते। नहीं यार, धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, लोग चढ़ जाएंगे। ठीक, लेकिन कोई लॉजिक की बात नहीं, बेसिर पैर की बात, कोई वहाँ पे साइंटिफिक लॉजिक नहीं रहेगा, कोई भी बात ऐसी अपवाद स्वरूप। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं था, बाहर के देशों में साइंस प्रगति कर रहा था। ठीक है, और जब देखो अंग्रेज जब आए तो इंग्लिश का प्रमोशन किया, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ, लोग अंग्रेजी सीखे तो भैया अंग्रेजी पढ़े तो जो दूसरों की किताबें होती थी अंग्रेजी में वो समझ आने लगी, वहाँ का थॉट्स यहाँ का ऑब्जर्व करने लगे। ठीक है, तो पाश्चात्य चिंतन का जब प्रभाव पड़ा तो लोगों का दिमाग खुला, शिक्षा का प्रभाव पड़ा तो लोगों का दिमाग खुला। ठीक है, वैसे ही एक व्यक्ति थे, मुस्लिम व्यक्ति, सैयद अहमद। ठीक, आगे चल के 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद देखे कि मुसलमान इतने पिछड़ क्यों गए हैं, क्योंकि बोले वो सिर्फ पुराने ख्यालात में जी रहे हैं अभी तक। ये सैयद अहमद के विचार थे, मेरे नहीं। तो इन लोगों की अंग्रेजों के साथ मित्रता बनाई जानी चाहिए और वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, किनके बीच, मुसलमानों के बीच, ताकि वो थोड़ा साइंटिफिक
टेम्परामेंट भी रख सकें। ठीक है, तो पश्चात चिंतन का प्रभाव जब पढ़ा तो लोगों का दिमाग खुला। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, आज आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गूगल है, कोई ऐप है जो आपको सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब डिटेल बता देगा। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि योगेन साहू क्लासेस हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा तो नहीं था। ठीक, तो कई सारे ऐसे धर्म सुधारक आए, समाज सुधारक आए, कई ऐसे, जैसे एक व्यक्ति बता रहा हूं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ऐसे कई व्यक्ति आए जिन्होंने भारतीय लोगों को बताया कि भैया अंग्रेज से पहले भी हमारे यहां सुदृढ़ व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता कितना साल पुराना था, लेकिन एक प्रॉपर सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, नगरी थी वो भी। ठीक, मौर्य का समय था, मौर्य काल, चाणक्य वाली कहानी प्राचीन इतिहास में पढ़े होंगे। तो बोले पूरा अखंड भारत बना के दिए कि नहीं दिए चाणक्य। बाहर के लोग डरते थे भारतीय लोग से कि यार कब इधर आक्रमण कर दे। प्राचीन इतिहास में हम ये भी पढ़े कि अरबों का आक्रमण यहाँ हो रहा है, लेकिन ठीक उससे पहले ये भी पढ़े कि यहाँ के लोग कहाँ अफगानिस्तान तक जा रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर को हरा रहे हैं, मलेशिया तक जा रहे हैं, इंडोनेशिया तक जा रहे हैं, वहां तक व्यापार कर रहे हैं, श्रीलंका तक को हरा दिए। ठीक, तो भारत के अतीत का पुनर्दन किया गया, ये बताया गया कि भैया पहले अंग्रेजों से पहले भी अच्छी सामाजिक व्यवस्था थी, अच्छी आर्थिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों का रहने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य की भूमिका, अभी आपके पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिसके द्वारा मैं अपने विचार आप तक पहुंचा सकता हूं, आप अपने विचार मेरे तक पहुंच सकते हो, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन पहली ऐसी सुविधा नहीं थी। पहले एकमात्र माध्यम क्या था? पत्र पत्रिकाएं, लेख लिखते थे। कोई न्यूज़ चैनल नहीं था, ठीक, कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, कोई सोशल मीडिया साइट नहीं थे। ठीक, केवल और केवल क्या था? समाचार पत्र या कोई किताब लिख दिया। तो भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की भूमिका है, कम से कम जो लोग जागरूक हुए वो समाज में जागरूकता फैलाने का काम किए। अब 100 लेख लिखेंगे, 100 प्रतियां छपेंगी, 100 कॉपी होंगे, अरे 100 में 10 तो पढ़ेंगे उसको, 100 में 10 पढ़ेंगे, 10 में कम से कम एक तो जागरूक होगा, एक दिमाग खुलेगा, वो अपने बच्चे को सिखाएगा, अपने बच्चे को समझाएगा, आसपास के लोगों को समझाएगा। ठीक, चेतना फैलेगी कि नहीं फैलेगी, जागरूकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी। तो भारतीय समाचार पत्र और साहित्य ने यही भूमिका निभाई। ठीक, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां होती थी उस पर उनका ध्यान केंद्रित किया। जो भी शोषणकारी नीतियां होती थी उन पर ध्यान लेकर आए, किसका? आम नागरिकों का। ठीक, विदेशी शासक का जाति अहंकार, देखो यहां अलग बुराई थी, विदेशों में अलग बुराई थी। यहां जैसे छुआछूत वाला मैटर है, पहले भी था, आज कम हो गया है, लेकिन अभी भी है। कई गांव में अभी भी देखने को मिल जाएगा कि उस रास्ते में चल दिया भाई, अब उस रास्ते में नहीं जाएंगे, परछाई पड़ गई, अब उस रास्ते में नहीं चलेंगे। कुएं से कोई पानी निकाल लिया, अब हम पानी नहीं पिएंगे, बोले छू दिए, वहाँ आप खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसी बुराइयाँ यहाँ थी। अंग्रेजों में उधर या यूरोप कंट्रीज़ में ऐसे कोई बुराइयाँ नहीं थी, वहाँ एक ही भेदभाव चलता था, काले गोरे का। ठीक, यहाँ चलता है क्या कल्लू बिल्लू वाला कंसेप्ट? नहीं, उसके घर नहीं जाना है। यहाँ ऊंची जाति नीची जाति वाला ज़्यादा सिस्टम चलता है। जो समानता भारतीय महिलाओं को आज मिल रही है वो 1200 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज में मिलने चालू हो गए थे। समान अधिकार जितना पुरुषों का है उतना महिलाओं का है। यहाँ तो महिलाओं को 19वीं सदी तक बहुत स्थिति दयनीय थी। कुछ ऐसे समाज सुधारक आएंगे जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, जैसे राजा राममोहन राय हो गए, ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। ऐसे लोगों ने महिलाओं को पढ़ने का अवसर दिया। ठीक, उनके वजह से महिलाएं पढ़ पाई, नहीं तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार महिलाओं को नहीं था। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ, वहाँ ऐसे कुछ बुराई नहीं थी, लेकिन जो विदेशी शासक थे, खास करके अंग्रेज, अपने आप को अच्छी नस्ल का समझते थे, अच्छी नस्ल का। और जो भारतीय थे उनको क्या बोले? नीच नस्ल के हैं, नीच लोग हैं बोले। ठीक है, और साफ साफ कभी कभार दिख भी जाता था, जैसे रेस्टोरेंट में अलग से लिख देते थे, बोर्ड टंगाते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब सोचो भारतीयों को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कुत्तों से, कि कुत्ते और भारतीय यहाँ अलाउड नहीं है। जो अच्छा 5 स्टार होटल रहता था वहाँ ऐसे लिखा होता था। ठीक, तो भैया अगर मैं भारतीय और मैं सब पढ़ूंगा तो मेरा मूड खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बाकी लोग का भी मूड खराब हुआ। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा, विदेशी शासक का जाति अहंकार। इन लोगों को लगता था कि हमको क्या बनाना है? सभ्य बनाना है। बिल्कुल असभ्य थे, लेकिन विचारों से असभ्य थे। वो तो काम किए ही। कई गवर्नर जनरल और वाइसरॉय आए जिन्होंने
जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी उनको दूर किया। ठीक, कई ऐसे नियम कानून लेके आया, जैसे सती प्रथा के संबंध में बेंटिक आए, बोले अब इसको भी मर्डर कंसिडर करेंगे, किसी की जबरदस्ती तुम बैठा दिए तो वो भी क्या है, मर्डर है बोले। ठीक, पहले सोचा तो मेरा बच्चा मैं मार दूं तो तुमको क्या, ऐसा सिस्टम रहता था, लेकिन बोले नहीं ये भी एक मर्डर है, ये भी एक क्राइम है, तब जाके थोड़ा कुछ हद तक रुका। फिर लॉर्ड लिटन की न्यायपूर्ण नीतियां, एक लॉर्ड लिटन एक गवर्नर जनरल वाइसराय है समझ लो, बोले अभी क्या है नहीं समझ आएगा तो ये समझ लो पीएम था उस टाइम, जैसे आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वैसी वो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीतियां, क्या क्या पॉलिसीज थी इसकी जिसकी वजह से भारतीयों में आक्रोश पैदा हुआ, तो एक आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, जैसे यूपीएससी है वैसी आईसीएस की उम्र घटा दी गई 1867 में। इंडियन सिविल सर्विसेज 19 साल कर दिए गए थे, 19 साल, मतलब आज मैक्सिमम लिमिट सीजीपीएससी का देख लो आप 40-45 साल तक दिला सकते हो, डोकरा डोकरी होते तक। ठीक है, अभी हॉस्टल वार्डन में एक स्टूडेंट थे, 2 माँ और बेटे दोनों एक साथ कोर्स खरीदे थे अलग अलग। ठीक है, तो 45 साल तक तो छूट मिल ही जाता है दिलाने का। ठीक है, 21 साल मिनिमम एज वाला उसका बच्चा दिला लिया, 40-42 साल की उसकी मम्मी भी दिला ली। लेकिन पैसे पहले मैक्सिमम एज 19 साल कर दिए थे कि भैया 19 साल तक ही आप, उसके बाद डिसक्वालीफाई हो गए। तो ये आईसीएस की उम्र घटाने का कारण क्या था, इसका एकमात्र कारण ये था कि कम से कम भारतीय इसमें शामिल हो जाए। क्यों, पेपर होगा अंग्रेजी में, सिलेबस आएगा उधर वाला, तो यहाँ के बच्चा कैसे उसको क्लियर कर पाए। अभी व्यापम के एग्जाम में तेलुगु डाल दूँ तो आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं, उसको क्लियर करने के लिए पहले तेलुगु सीखना पड़ेगा ना, नहीं आएगा तो कैसे आप क्लियर कर पाओगे। बस वैसे ही तो जो भारतीय यहाँ पढ़ रहा है, अब वो सोचा कि मेरे पास 1-2 साल का कम से कम समय, 12वीं पास होते ही 17-18 साल हो जाता है, तो सोचो 12वीं पास करने के बाद आप जाओ विदेशों में, यहाँ कोचिंग सेंटर तो थे नहीं। अच्छा, पहले एग्जाम भी नहीं हुआ करता था, आगे चल के एग्जाम होना चालू हुआ, पहले तो एग्जाम भी नहीं होता था। ठीक है, जब एग्जाम हुआ और लोग सोचे कि हमको यहाँ भर्ती होना है, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तब ये उम्र घटाने वाला कंसेप्ट आ गया। तो भैया 17-18 साल से तो यहीं पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद 1 साल वहाँ जाके तैयारी करेगा, तब तक तो उसका अटेम्प्ट ही खत्म, बिना अटेम्प्ट दिलाए अटेम्प्ट खत्म, डिस्क्वालीफाई। ठीक, तो ये नीतियाँ समझ आने लग गई लोगों को कि अंग्रेज चाहते ही नहीं है कि भारतीय प्रशासन में अपना भागीदारी दें। ठीक, देश में अकाल और शाही दरबार, अभी देखेंगे ये अकाल और शाही दरबार कैसे। अभी अंबानी का शादी हुआ, मुकेश अंबानी के बेटे का, वो लाल टमाटर वाला, तो 1075 करोड़ ऐसा सुनाई में आया कि खर्चा कर दिए, फूक दिए, फिर बाद में मालूम चला वो शादी नहीं हो तो प्री वेडिंग है। ठीक है, तो अंबानी गाली पड़ा, लोग बेवजह गाली दे रहे, उसका पैसा भाई, उसका पैसा वो खर्च करे, हमको क्या, हमको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि हम कमा नहीं पाए और हम खर्च नहीं कर पा रहे, तो जो दूसरा कमाया और खर्च कर रहा है इसलिए तकलीफ हो रहा है, हुआ तकलीफ, लोग सब गाली दिए। लेकिन ये गाली तब पड़ता और सही मायने में होता अगर पूरे भारत देश में अकाल पड़ा है और वो उधर 1000 करोड़ फूक दे, उधर बढ़िया चिकन बिरयानी खाए और इधर लोग रोटी के लिए तरसे, तब गाली का पात्र होता, बिल्कुल होता। तो बस वैसे ही लोग यहाँ अकाल में त्रस्त हैं, अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए रोटी नहीं है। बंगाल में एक बार ऐसा अकाल पड़ा था कि वहाँ की 1/3 आबादी साफ हो गई थी और जो बचा 2/3 वो तो कुपोषित हो गए थे। 1/3 आबादी मतलब समझ लो 300 लोग दिख रहे, उसमें 100 लोग आपको नहीं दिखेंगे, और जो 200 दिख रहे थे पहले वैसे नहीं दिखेंगे, मतलब हड्डी पसली सब एक हो जाता था। ठीक, तो वैसे ही स्थिति में आप शाही दरबार ले जा रहे हो, वहाँ करोड़ों फूक रहे हो, तो लोगों को चिढ़ मचे गई। ठीक, तो ये लगा कि यार यहाँ के लोगों से कोई इनको प्रेम नहीं है। ठीक, इनके सुख और दुख से उपेक्षा का भाव रखते हैं, ऐसा मन में भाव आया। अफगानिस्तान पर आक्रमण, अब बोले सर अफगानिस्तान पर आक्रमण और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, इसका क्या संबंध, तो संबंध है। देखो उस टाइम एक ग्रेट गेम का कंसेप्ट चलता था, ग्रेट गेम, महान खेल। ये महान खेल क्या था वो बताता हूँ। 2 देश थे, एक ब्रिटेन और दूसरा रशिया, दोनों लड़ाई लड़ रहे थे किस पर कब्जा करने के लिए, सेंट्रल एशिया, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर पाता वही पावरफुल नेशन कहलाता। ठीक, तो पाकिस्तान तो आज था, पहले तो पाकिस्तान था नहीं, तो इंडिया की सीमा लगती थी किससे, अफगानिस्तान से। ठीक है, इंडिया की डायरेक्ट सीमा लगती थी अफगानिस्तान से। कब की बात कर रहा हूं, जब यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। ठीक, तो ब्रिटेन को अपनी साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए, अपनी मतलब भारत देश के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अफगानिस्तान पे कब्जा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित कर देता। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट पड़ता है,
उत्तर पश्चिम। तो यहाँ अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए कई आक्रमण हुए, वहाँ पे 2-3 बैटल भी लड़े गए, आगे चल के पढ़ेंगे इतिहास में अफगानिस्तान पर आक्रमण। अफगानिस्तान पर आक्रमण से फायदा ना ब्रिटेन को मिला ना रशिया को मिला, लेकिन नुकसान जरूर हुआ। किसका? भारतीयों का। लोग मरे कहाँ के? भारत के। पैसा खर्चा हुआ कहाँ का? भारत का। संसाधन उपयोग में लाए गए कहाँ के? भारत के। और मिला कुछ नहीं, किसको? भारत को। कुछ नहीं मिला इतना खर्चा करने वाला। तो लगा कि नहीं भैया यहाँ का रिसोर्स आप अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में ला रहे हो। शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1878 में आर्म्स एक्ट आया। अंग्रेज अपने दृष्टि से सही थे। आर्म्स एक्ट क्या कहता था कि भैया अब आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा। अभी जैसे अगर मैं गन के अप्लाई करूं कि मेरे को गन चाहिए, गन का पैसा दूंगा अलग, मेरे 2-3 लाख रुपए का रिवॉल्वर आ रहा है उसको दूंगा अलग, लेकिन उसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा, वकील को 1 लाख रुपए दूंगा कि भाई लाइसेंस मेरे को दिलवा, वो अलग। मतलब मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए अगर मैं अपने पास हथियार रख रहा हूँ। पहले ऐसे सिस्टम नहीं था। कोई भी घर में तलवार रख रहा है, बंदूक रख रहा है, रख सकता था। कई लोग जो क्षत्रिय जाति के थे वो तो रखते ही थे, लेकिन अब बोले कि अब ऐसा नहीं है, अब आपको कोई भी हथियार रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। आर्म्स एक्ट बोलता था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे भी जो उच्च वर्ग के थे या जो क्षत्रिय वर्ग के थे, बोले उन लोग को चोट पहुंची कि यार हम तो कितने समय से, हजारों लाखों समय से क्या हथियार रख रहे हैं अपने पास, हमारा तो धर्म यही है, बोले जाति यही है, तो कैसे आप मना कर सकते हो। तो इससे भी शस्त्र अधिनियम से भी कई लोगों को, कई उच्च वर्ग के लोगों को ठेस पहुंची उनके दिलों। ठीक, आर्म्स एक्ट में वो अपने जगह क्यों सही थे। किसी के भी पास हथियार रहता था, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपके पास हथियार रहेगा तो हथियार चलेगा। अभी जैसे चाकूबाजी की घटना होती है, चाकू रहता है तो चाकूबाजी हो जाता है, तो चाकूबाजी हुआ मतलब मरना तय है। 2-3 शॉट सही शॉट पड़ गया तो ठीक। तो पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ, अब खाली हाथ हो तो भैया किसी को नुकसान पहुंचा सकते, एकदम जान से नहीं मार सकते। जान से मारने के लिए स्किल चाहिए, ठीक, लेकिन चाकू रहेगा तो कोई स्किल नहीं चाहिए। 2-3 बार ऐसे ऐसे किए, खत्म कहानी। और एक बार ऐसे करके मरोड़ दिए तो एक ही बार में कहानी खत्म। ठीक, तो इसलिए आर्म्स एक्ट लाया गया था कि कोई भी भैया हथियार ना चला पाए। अब लाइसेंस देना तो देखेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि नहीं ये आतंकवादी गतिविधि टाइप का तो नहीं है, क्रांतिकारी टाइप का तो नहीं, हाँ ठीक, लाइसेंस जारी कर दो, नहीं तो नहीं करते थे। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी एक एक्ट था, अधिनियम था, और इस अधिनियम से वहां के लोकल मजिस्ट्रेट को यह पावर मिला कि वो किसी भी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा सकता है। बोले सर तो इससे काहे तकलीफ हो गई? भारतीयों को हुई तकलीफ, इससे तकलीफ हुई। तो जो भी समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखता था उसको बैन कर देते थे। जो भी समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था उसको बैन कर देते थे। अब सीधी सी बात है, बैन करेंगे तो लोगों में ये संदेश जाएगा कि यार कुछ तो दाल में काला है, तभी इसको बैन कर दिया गया। सही बात किए होंगे तभी बैन कर दिया गया। ठीक, तो बस वैसे ही समाचार पत्र में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाता था समाचार पत्र के माध्यम से, क्योंकि एकमात्र माध्यम प्रचार प्रसार का क्या था? यही था। आज तो बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन उस समय तो एकमात्र ही माध्यम यही था। तो लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, और इससे ज्यादातर ना जो अंग्रेजी के अलावा जितने समाचार पत्र निकलते थे, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, वो सब पे प्रतिबंध लगाए। अंग्रेजी वाले में समझ आ जाता तुरंत, और अंग्रेजी समझ भी आता है, कितने लोगों को नहीं आता था। उच्च वर्ग के लोगों को समझ आता था, बाकी लोगों, निम्न वर्ग के लोगों को क्या हिंदी समझ आया, मराठी समझ आया, बंगाली समझ आया, आम जनता, आम बोलचाल की भाषा समझ आती थी। उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखते थे तो अंग्रेजों को भी समझने में थोड़ा टाइम लग जाता था कि हमारे खिलाफ कुछ लिखे भाई, ऐसा कोई बताने वाला रहे तब तो समझ आए। अब मैं छत्तीसगढ़िया में गाली बक देता, वो फ्रांस से टूरिस्ट आया था तो समझ आता क्या? ओ या थैंक यू, ऐसे बोल के जाता हो तो ठीक। तो बस वैसे ही तो समाचार पत्र में क्या किया इन्होंने? प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी कुछ उल्टा सीधा लिखा तो हम क्या कर देंगे, उस पर बैन कर देंगे। इस एक्ट के चलते एक पत्र था, पत्रिका थी, समाचार पत्र, वो रातों रात हिंदी से किस में तब्दील हो गया? अंग्रेजी में छपने लग गया। बोले सर ये वाला पत्रिका तो नहीं मंगाए थे, नहीं अब से ये इसी भाषा में मिलेगा। ठीक, यातायात तथा संचार साधनों का विकास, ये भी कारण बना। ठीक, राष्ट्रवाद के उदय का ये भी कारण बना, यातायात तथा संचार साधनों का विकास। यातायात और संचार साधनों का विकास, देखो पहले भैया ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं था, तो लोग यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते थे, यहाँ के लोग इधर नहीं आ सकते थे। लेकिन रेलवे का विकास किसके समय में हुआ? अंग्रेजों के समय में। 1854 से चालू हुआ और 1947 तक चला ही, अभी भी चले आ रहा है। लेकिन अंग्रेज किस लिए किए थे? अपने माल को ढोने के लिए, समझ लो, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। कहीं पे भी कुछ दिक्कत हुआ तो मिलिट्री को तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो अपने आवागमन के साधन के लिए बनाए थे उसको।
लेकिन खर्चा निकालने के लिए नॉर्मल पैसेंजर गाड़ी भी चलाने लगे। तो लोग कश्मीर वाला इधर आने लगा, कन्याकुमारी वाला कश्मीर जाने लगा, ठीक, इस कोने के लोग उधर जाने लगे। तो सब जब आपस में मेल जोल बढ़ने लगा तो विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा, दुख तकलीफ भी बांटने लगे। तो समझ, अच्छा अंग्रेज तुमरो यहाँ है, बोले हमरो यहाँ है, तो हम मारिस, हाँ मोहल मारिस। तो दुख तकलीफ हुआ, और लोगों का एक साथ आने के लिए एक साथ हित होना चाहिए, सबका हित उसमें टकराना चाहिए, तब जाके लोग आवाज़ उठाते हैं। अभी शिक्षक भर्ती के खिलाफ आंदोलन हुआ, आप गए क्या, मैं गया क्या, नहीं, क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ रहा। एसआई का रिजल्ट आ रहा था, कोई आंदोलन में भाग लिया क्या, नहीं, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे ही नहीं थे। बोले सहकारिता का एग्जाम हुआ, 400 पोस्ट थे, रिजल्ट में डिले कर रहे थे, 1 साल लगा दिए लगभग, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। आपको इससे तकलीफ हुआ क्या, नहीं, आपका तो निकला ही नहीं बोले एग्जाम, मेरा निकला लेकिन जाना नहीं था। तो हित टकराया क्या मेरा, नहीं, मेरे हित में तो नहीं आया वो, ठीक। लेकिन जब सबको लगा कि यार अंग्रेज तो सबके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, सब परेशान हैं अंग्रेजों से, तब एकजुट हुए और यातायात ने ये विचार का आदान प्रदान करने में सहायता की। संचार साधनों का विकास, टेलीग्राम चालू हुआ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज आसानी से पहुंच पाए, मैसेज पहुंचा तो दुख तकलीफ भी पहुंचा, ठीक। विदेशी आंदोलन का प्रभाव, ये राष्ट्रवाद के उदय का कैसे कारण बना, देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय में ये भी सहायक हुआ, कैसे? जब अंग्रेज बैक टू बैक यहाँ हमला करने लग गए, जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध जीते, प्लासी का, इसमें देखो 500 सैनिक मिलके, रॉबर्ट क्लाइव के 500, रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था, 500 सैनिकों को लेकर आया था और 50,000, सिराज उद्दौला के 50,000 सैनिकों को हरा दिया। तो उस टाइम लगा कि चलो भैया चीटिंग से जीत गए, उस टाइम चीटिंग से जीते, चलो ठीक है। 1764 में अब कोई चीटिंग से नहीं जीते, अब 1764 में अंग्रेज किसके किसके साथ लड़ा, बंगाल का नवाब से तो लड़ा ही लड़ा, पूर्व नवाब, ठीक है, अवध के नवाब से भी लड़ा और मुख्यतः मुगल बादशाह से भी लड़ा। तो भैया इधर 3 लोग एक साथ और इधर सिर्फ अंग्रेज, जिनको आए कुछ ही साल हुए। तो जब ये बैक टू बैक मैच जीतने लग गए ना, फिर मराठों से भी जीते, पंजाब से भी जीत गए, मद्रास से भी जीत गए, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सबको हरा दिए, राजपूतों को भी हरा दिए। तो इससे बाद लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य सिर्फ भारत में थोड़ी ना था, उसकी कॉलोनी तो बाकी जगह भी थी, दूसरे देश में। तो जब कई सारे, खास करके 19वीं और 20वीं सदी में बहुत सारे विदेशों में आंदोलन हुए, जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रांस की क्रांति हुई, इटली का एकीकरण हुआ, उससे लोगों में मैसेज गया कि नहीं, अगर हम एकजुट हुए तो अच्छे से अच्छा, ताकतवर से ताकतवर साम्राज्य को ढाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ के लोगों को भी लगा कि नहीं, बस हमको एकजुट होने की जरूरत है। बाकी इंडिया का पॉपुलेशन आज भी तगड़ा है और उस समय भी था, बोले, लेकिन एकता की कमी थी, ठीक। और एक अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। इल्बर्ट बिल 1883 में एक बिल आया, ठीक है। इल्बर्ट एक व्यक्ति का नाम था, उस टाइम लॉ मिनिस्टर था। उस टाइम जो वॉइसराय था उसका नाम था रिपन का लॉ मिनिस्टर था इल्बर्ट। जो बिल लाया वो वैसे विवादास्पद होने वाला था, उस बिल का नाम इल्बर्ट रख दिया गया, रिपन बिल नहीं रखा गया। रिपन बिल रखता तो विवाद होने पे रिपन मार खाता, ठीक है, लेकिन अभी नाम किसका है, इल्बर्ट का। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, पहले क्या होता था कि अगर कोई भारतीय क्राइम किया है आपराधिक मामलों में तो उसको सजा होगी, सुनवाई कौन करेगा उसकी केस की, भारतीय नागरिक, मतलब भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं और विदेशी नागरिक भी। लेकिन अगर यही काम कोई यूरोपीय करता या अंग्रेज करता तो उसकी सुनवाई केवल और केवल कौन करता था, अंग्रेज न्यायाधीश। भारतीय न्यायाधीश को सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इसी क्षेत्र में समानता लाने के लिए एक बिल लाया गया, इल्बर्ट बिल। तो ये बिल क्या कहता था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय क्रिमिनल्स का केस लड़ सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, कई अधिकारी विरोध किए, खुद जजेस लोग विरोध किए। और इससे एक बात समझ आई कि भैया अंग्रेजों तो समानता की बात करते हैं, तो ये भारतीयों को समानता देने की तो बात है, ये भी तो भारतीय जजेस को या उसके जो न्यायाधीश हैं उनको समानता देने की बात तो कर रहा है ये बिल। लेकिन इसका विरोध क्यों, मतलब आप समानता देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को समझ आया कि जो समानता की बात करते हैं, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, वो वाकई में वैसा कुछ है नहीं सिस्टम,
ठीक है। तो इल्बर्ट बिल पर विवाद होने से लोगों में ये मैसेज गया कि नहीं भैया अंग्रेज ठीक नहीं है, जो जैसा दिखाते हैं वैसा है नहीं। तो इतने कारण थे किसके, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत होने के, या बोल सकते हो राष्ट्रवाद के उदय का कारण, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक, राष्ट्रवाद के उदय का कारण ये सब था जो अभी हमने पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस टॉपिक में कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, आज तो सिर्फ समझाने का था, कल से याद करने का टॉपिक रहेगा। कोई ऐसा बात, कोई ऐसा मुद्दा जो नहीं समझ आया, किसी कोई तकलीफ पीड़ा, ऐसा ही नहीं दर्द मैडम, नहीं, पक्का समझ आया, चलो ठीक है। तो ये बस एक स्टार्टिंग था, एक बैकग्राउंड तैयार किया मैंने, पृष्ठभूमि तैयार की है। अब कल से क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। बोले सर कांग्रेस कहाँ चले गया, कांग्रेस कहाँ से आ गया? तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन सा था? कांग्रेस। सबसे बड़ी संस्था उस टाइम कौन सी थी? कांग्रेस। ठीक, बोले सर बीजेपी भी तो है, उस टाइम नहीं थी, अभी आई है ना, तो उस टाइम कौन था? कांग्रेस। तो कांग्रेस का गठन कैसे हुआ? कांग्रेस से पहले भी और भी बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ न कुछ अपने हित के लिए मांग रखे। ठीक, जैसे जमींदारी एसोसिएशन, सारे लैंड होल्डर्स मतलब जो जमींदार थे, उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ कुछ मांग रखने के लिए। ठीक, अंग्रेजों के पास अंग्रेजों के खिलाफ बात करने के लिए। तो ऐसी संस्थाओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आपका ये टास्क रहेगा कि इसको कल याद करके आना। मैं तो कराऊंगा ही कल, लेकिन याद करके आना। डायरेक्ट मैं कराऊंगा आपको बोर लगेगा। पहला प्रयास आपके तरफ से रहेगा इसको याद करने का। 1836-38 लाइन से दिया हुआ है, इसको एक बार आप देख कराएंगे, पढ़ कराएंगे। कल हम लोग कांग्रेस और उससे पहले जो राजनीतिक संगठन बने थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कांग्रेस का अधिवेशन भी देखेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन सेशन होता था हर साल, ठीक, जिसमें मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, बात करते थे, विचार विमर्श हुआ करता था। तो अलग अलग साल में, हर साल में उनका एक बार सेशन होता था। तो इस सेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको भी आप कल देख के आएंगे। आपका होमवर्क रहेगा कल, पूरा सेशन याद कराने वाला रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।